अपन नदी के कार्य एवं नदी के द्वारा जो निर्मित स्थलाकृतियां हैं इनके बारे में पढ़ रहे थे। और नदी के दो कार्यों के द्वारा, नदी के कार्य वैसे तीन होते हैं, अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण है। बट नदी के दो कार्यों के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार की जो नवीन स्थलाकृतियां उनका निर्माण होता है। एक अपर्दनात्मक कार्य के द्वारा तो दूसरा निक्षेपणात्मक कार्य के द्वारा। तो अब आज अपन नदी के निक्षेपणात्मक कार्य के द्वारा निर्मित जो स्थलाकृतियां हैं इनके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए काफी है जूम। हाँ जी, देखिए बोर्ड पे दिख रहा है आपको क्लियर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जहां तक है वीडियो एवं ऑडियो आपका दोनों क्लियर आ रहा होगा। देखिए आज पढ़ेंगे अपन नदी के निक्षेपणात्मक कार्य के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। अपन ने लास्ट जो क्लासेज है इसमें नदी के अपर्दनात्मक कार्य के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां पढ़ी अपन ने, जिसमें व्याकार की घाटी, गार्ड, कैनियन, जलगर्त, जलप्रपात, अनाति कुंड, संप्राय मैदान, नदी विसर्ग, नदी वेदिकाएं, नदी अपहरण, छिप्रिकाएं आदि अनेक जो स्थलाकृतियां उनके बारे में पढ़ा जो कि नदी के अपर्दनात्मक कार्य के द्वारा बनती है। आज अपन नदी के दूसरे कार्य यानी निक्षेपणात्मक कार्य के द्वारा जो स्थलाकृतियां बनती है वो कौन कौन सी है उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। और देखिए वीडियो देखना पड़ता है कि अटक थोड़ी रही इसमें। तो नदी के निक्षेपणात्मक कार्य के द्वारा जो निर्मित स्थलाकृतियां इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो इसमें आप समझिए कि नदी के द्वारा जो निक्षेपणात्मक कार्य है वो कब शुरू होता है, यानी नदी जो है अपना निक्षेपणात्मक जो कार्य है कब शुरू करती है। यानी नदी के मार्ग में जब कोई अवरोध आते हैं, यानी नदी के मार्ग में जब कोई अवरोध आएगा तो फिर नदी क्या है, अब नदी की जो गति है वो धीमी होने लगती है। और जैसे ही नदी की गति धीमी होती है तो तुरंत वह नदी अपने साथ बहाकर लाए गए जलोढ़ पदार्थों को धीरे धीरे जमा करने लगती है। तो पूछ लिया जाए नदी निक्षेपणात्मक कार्य कब करती है, जब नदी के मार्ग में कुछ अवरोध आ जाए एवं उसकी गति क्या हो जाए, धीमी हो जाए, कम हो जाए, तो नदी के द्वारा जो निक्षेपणात्मक कार्य वो शुरू हो जाता है। अब नदी देखिए अपना निक्षेपणात्मक कार्य कहां से शुरू करती है, तो इसके लिए आपको नदी अपना निक्षेपणात्मक कार्य कहां से शुरू करती है, तो ये आपको मैंने बताया था कि फर्स्ट स्टेज अपन ने याद करी कि नदी जो है कहां से निकलती है, यानी नदी पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती है। और पर्वतीय क्षेत्रों में नदी का जो वेग है, गति है, काफी अधिक होती है, क्योंकि नदी वहां पर अपनी फर्स्ट जो अवस्था है युवावस्था में होती है। और जैसे ही नदी पर्वतों को छोड़ के पहाड़ों में प्रवेश करती है तो वह अपनी द्वितीय अवस्था को प्राप्त हो जाती है। बट
जब वह नदी अपनी युवावस्था में होती है यानी पहाड़ों में, उस समय अपने साथ जो बड़े बड़े शिलाखंड होते हैं, पत्थर होते हैं, उन सभी को अपने वेग के साथ बहाकर नीचे ले आती है। यानी बड़े बड़े जो शिलाखंड होते हैं उनको भी अपने साथ बहाकर लाती है। और जैसे ही नदी पर्वत पदीय क्षेत्र यानी जहाँ पे पर्वत समाप्त हो जाए और मैदान शुरू हो जाते हैं तो उसको कहा जाता है पर्वत पदीय क्षेत्र। यानी जैसे ही नदी उस पर्वत पदीय क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह अपनी गति के धीमे हो जाने के कारण जो अपने साथ बड़े बड़े शिलाखंड बहाकर लाए गए हैं उनका जमाव करना प्रारंभ कर देती है। यानी ये कोई पर्वत है, इस पहाड़ से इस तरीके से यहाँ पर कोई नदी आ रही है और जैसे ही नदी आएगी तो यहाँ पर जैसे वाटरफॉल बनता है, जलप्रपात बनते हैं, तो यहाँ पे जलप्रपात ठीक नीचे आपको बताया था गहरा जो गड्ढा है इसका निर्माण होता है, ये अनाथी कुंड, ये अपरदनात्मक स्थलाकृति थी, लेकिन अब निक्षेपण का कार्य प्रारंभ होता है। देखिए सबसे पहले कौन सी जो है स्थलाकृति का निर्माण है ये होता है, सबसे पहले जो स्थलाकृति बनेगी इनके बारे में कल मैंने आपको बताया था कि नदी पहाड़ों से जो बड़े बड़े शिलाखंडों को अपने साथ बहाकर लाती है उसका जमाव पर्वत पदीय क्षेत्रों में करती है। यानी इस जगह पे इसका जमाव करती है बड़े बड़े शिलाखंडों का। अब यदि ये जमाव एक शंकुनुमा आकृति में होता है, यदि इस शंकुनुमा आकृति में होता है, ये शंकु होता है, शंकुनुमा आकृति में होता है तो इसको कहते हैं क्या, जलोढ़ शंकु। और यदि एक पंखे नुमा आकार में होता है तो फिर इसको कहा जाता है जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु एवं जलोढ़ पंख। कल मैंने आपको वैसे समझा दिए थे, आज इसी को वापस अपन समझने के बाद देखिए जलोढ़ शंकु एवं जलोढ़ पंख ये क्या होते हैं। यानी नदी अपने साथ जो कंकड़ पत्थर बहा के लाई है, जो साथ बहा के लाई है शिलाखंड, इनका जमाव जब एक शंकुनुमा आकार में इस तरीके से इसका जमाव होता है, इस तरीके से इसको कहते हैं अपन शंकुनुमा आकार में होता है तो जलोढ़ शंकु कहते हैं। और पंखेनुमा आकार में होता है, पंखेनुमा बताया था किस तरीके से इसमें कंकड़ पत्थर का जमाव होता है इस तरीके से, तो इसको कहा जाता है जलोढ़ पंख, जलोढ़ पंख एवं जलोढ़ शंकु। क्या आप समझ में आ गए होंगे इनका चित्र कैसे बनता है। तो देखिए जलोढ़ पंख का में बन जाता है इस तरीके से, और भी आप इसको बढ़ा सकते हैं इस तरीके से, लेकिन जलोढ़ शंकु कैसे बनते हैं। ये जो आकृति बन रही है यहाँ पर ये है जलोढ़ शंकु। अब आप सोचेंगे कि शंकु दिखाई दे नहीं रहे शंकु की तरह, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि ये जो इस तरीके से शंकु होता है इसको तो आपने कहीं देखा होगा, आप इसके बारे में जानते भी हैं कि ये शंकु होता है इस तरीके से शंकु होता है। किसी ने नहीं देखा हो तो भी आपको समझाया कि बर्थडे पर जो बच्चा होता है उसको टोपी जो पहनाते हैं इस तरीके की गोल, तो ये जो टोपी है शंकुनुमा आकार में होती है। अब इस टोपी को यानी इसको अपन जमीन पे रख करके फिर अपन ऊपर से देखें तो आपको इस आकार में दिखाई देती है। और भी एग्जाम्पल दिया था आपको मैंने कि रेत या जो मिट्टी है या फिर बजरी जो भी है उसके ढेर को इस शंकुनुमा आकार में अपन खाली करें और फिर उसको ऐसे गोल बना करके फिर अपन उसको ऊपर से जाकर देखें, तो ऊपर से जब उसको अपन जाकर देखेंगे तो इस आकार में अपन को दिखाई देने लगता है। तो ये है जलोढ़ शंकु और ये है यानी जब नदियां पर्वतीय क्षेत्रों से बहाकर लाए हुए बड़े बड़े शिलाखंडों का जमाव शंकुनुमा आकार में करती है तो उसे जलोढ़ शंकु कहते हैं, और पंखे नुमा आकार में करती है तो इसे जलोढ़
पंख कहते हैं। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। हाँ जी, जलोढ़ शंकु एवं जलोढ़ पंख समझ में आ गए। ओके। तो ये समझाने का तरीका था, किसी भी तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। लेकिन लैंग्वेज क्या होगी आपकी, लैंग्वेज एक ही रहेगी। किस तरीके से, जैसे जलोढ़ शब्द को हेडिंग डाल दिया अपन ने, और इसमें अपन लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे कि नदियां जब पर्वतीय क्षेत्रों में प्रवाहित होती है तो वह अपनी युवावस्था में होने के कारण बड़े बड़े शिलाखंडों को भी अपने साथ बहाकर लाती है। जैसे ही नदी पर्वतों को छोड़कर मैदान में प्रवेश करती है, पर्वत पदीय क्षेत्र में आती है, तो नदी अपनी दूसरी अवस्था को प्राप्त होती है, प्रौढ़ावस्था को, और बड़े बड़े शिलाखंडों का जमाव करने लगती है। जब इन जलोढ़ों का या इन अवसादों का या इस तलछट का जमाव एक शंकुनुमा आकार में होता है तो इसको जलोढ़ शंकु कहते हैं। और यदि फिर दूसरा पॉइंट आपका आ जाता है जलोढ़ पंख, लैंग्वेज हो जाएगी। लास्ट में चेंजेस कहाँ होगा कि जब नदी के द्वारा बहा लाए गए इन जलोढ़क पदार्थों का जमाव पंखेनुमा आकार में होता है तो इसको जलोढ़ पंख कहते हैं। तो ये दो पॉइंट थे। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट ये है गोकुल झील। गोखुर झील, गो का अर्थ होता है गाय, और खुर आप जानते हैं कि उसके पैर जो होते हैं, यानी गाय का जो खुर होता है उसके समान जो झील है उसको कहा गया है गोखुर झील। ऐसे कई प्रकार की झीलें होती है, जैसे आप लेगून झील पढ़ते हैं, कयाल झील पढ़ते हैं, है ना, कालडेरा झील पढ़ते हैं, क्रेटर झील पढ़ते हैं। तो क्रेटर कालडेरा ये अपने फिजिकल ज्योग्राफी से संबंधित है। कालडेरा ये सब पढ़ा होगा हमने, कालडेरा। एक पढ़ा होगा क्रेटर। क्रेटर क्या होता है, समुद्र जो होता है, ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, तो ज्वालामुखी विस्फोट के शीर्ष भाग पर इस तरीके की आकृति बनती है, कीपनुमा आकार। ये कीपनुमा आकार यहां से होके तो मैग्मा है, लावे के रूप में धरातल पे प्रकट होगा, इस नली से बाद में मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। वर्षा काल में इसमें जब पानी भर जाता है तो इसको क्रेटर झील के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो चित्र है यहाँ पर, ये कीपनुमा जो आकृति है, इसी को क्रेटर कहा जाता है। जब ये नली अवरुद्ध हो जाती है, जो जहां से होके लावा निकल रहा है वो नली अवरुद्ध हो जाती है, इसमें वर्षा का जल भर जाता है, एक क्रेटर झील का निर्माण हो जाता है। ऐसे कालडेरा, देखिए कालडेरा क्या है, जब लावा पतला होता है, ये तो गाढ़ा लावा होता है जो पहाड़ के रूप में जमा हो जाता है, लेकिन जब लावा पतला होता है तो इस तरीके से धरातल पे दूर तक फैलता है, इस तरीके से फैलता है, और इस तरीके से फैलता है तो काफी चौड़ी जो आकृति है, इस तरीके से गर्त वाले इसका निर्माण होता है, और इसमें जब वर्षा का जल भर जाता है तो इससे एक झील का निर्माण होता है, और इसको कालडेरा झील के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। तो एक कालडेरा और क्रेटर, ऐसे गोखुर झील है ना। अपने राजस्थान में कालडेरा झील का उदाहरण कौन सा है, तो कालडेरा झील का उदाहरण है पुष्कर झील, और क्रेटर झील का उदाहरण कौन सा है, तो राजस्थान में जो राजस्थान की सबसे ऊंची झील है नक्की झील, ये क्रेटर झील का उदाहरण है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन अभी बता रहा था कि राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो सबसे ऊंची झील कौन सी है राजस्थान की, नक्की झील। ये आप ध्यान रखेंगे, नक्की झील राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। और कहाँ पे है, तो सिरोही आपने नाम सुना होगा, सिरोही जिला राजस्थान का। यहाँ पर माउंट आबू जो पर्वत है, इस पर्वत पर यह झील स्थित है। यहीं पर
मध्य भारत है राजस्थान की सर्वोच्च ऊंची पर्वतोटी गुरु शिखर भी यहीं पर स्थित है। चलो इस थोड़े पर आ जाए गोकुर झील। गोकुर झील तो इसमें देखिए यदि गाय के जो खुर होते हैं उसके समान जो झील है, अब ये कैसे बनेगी? तो आपने पढ़ा था एक पॉइंट नदी के द्वारा निर्मित अपतनात्मक स्थलाकृति का शब्द आया था नदी विसर्ग, ये शब्द आया था नदी विसर्ग। यानी जब मैदानी क्षेत्र में नदी इस तरीके से टेढ़ी टेढ़ी होकर प्रवाहित होती है तो इसको नदी विसर्ग के नाम से जाना जाता है। यानी मोड़दार पार्ट होती है, इस तरीके से नदी प्रवाहित होती है मैदानों में तो इसको नदी विसर्ग के नाम से जाना जाता है। अब देखिए क्या होता है, जब नदी इस विसर्पित मार्ग का अनुसरण करती है तो देखिए क्या होगा कि नदी का जो जल है डायरेक्ट इस तट से यहाँ पे टकराता है, नदी की इस तट से टकराएगा और यहाँ पे क्या है कि जैसे ही टकराती है इसकी गति क्या है, नदी की गति मंद हो जाती है, नदी की गति मंद हो जाती है, धीमी हो जाती है, जिसके कारण धीरे धीरे यहाँ पर मिट्टी का जमाव होता रहता है। यहाँ पे धीरे धीरे मिट्टी का जमाव होता रहता है क्योंकि नदी की गति जैसे बंद होती है तो नदी अपने साथ बहाकर लाए गए जो जलोढ़ पदार्थ का जमाव करने लगती है। तो ये मार्ग जो है धीरे धीरे यहाँ से अवरुद्ध होता रहता है और एक दिन ये आता है कि ये मार्ग जो है पूर्ण रूप से बंद हो जाता है और नदी इस तरीके से सीधी प्रवाहित होने लग जाती है, इस तरीके से प्रवाहित होने लग जाती है, इस तरीके से। यानी ये मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा धीरे धीरे और नदी इस तरीके से सीधी प्रवाहित होने लगती है। जब नदी इस तरीके से सीधी प्रवाहित होने लगेगी तो ये पूरा जो क्षेत्र है ये पूरा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है। यहाँ पे ये क्षेत्र जो है पूरा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है। और अब इसको आप देखिए जो गाय का खुर है, यानी गाय का जो पैर होता है इसमें आधा खुर आपने देखा हो तो गाय के खुर के समान यह झील प्रतीत होती है, जिसके कारण इसको गोकुर झील के नाम से जाना जाता है। तो इसकी लैंग्वेज क्या हो जाएगी? लैंग्वेज सुनिए ध्यान से कि जब नदी मैदानी क्षेत्रों में विसर्पित मार्ग का अनुसरण करती है तो नदी की गति मंद होने के कारण जो मोड़दार हिस्से होते हैं या नदी के विसर्पित भाग होते हैं वहां पर धीरे धीरे मिट्टी का जमाव होने लगता है और कालांतर में जाकर जो मोड़दार या घुमाव वाला पार्ट जो है, मोड़दार हिस्सा जो है वो अवरुद्ध हो जाता है, मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और जो नदी है वो सीधी प्रवाहित होने लगती है। यानी नदी जो है सीधी प्रवाहित होने लगती है तथा विसर्पित भाग यानी घुमाव वाला पार्ट है, विसर्पित भाग पूर्ण रूप से जलमग्न हो जाता है और एक झील का निर्माण होता है जिसको गोकुर झील के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से जो है गोकुर झील का निर्माण होता है और गोकुर झील को छाड़न झील के नाम से भी जाना जाता है। गोकुर झील को छाड़न झील के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हाँ जी, यहाँ तक आपके समझ में आ गया। ये जो मैंने आपको गोकुर झील समझा ये समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे नेटवर्क पूरा आ रहा है और जिसको आवाज नहीं आ रही थी इसका मतलब उनके नेटवर्क की प्रॉब्लम है ना। यहाँ पर नेटवर्क पूरा आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर नेटवर्क की, अपना नेटवर्क चेक करें। तो यहाँ पे 3 पॉइंट हो गए आपके, जलोढ़ शंकु, जलोढ़ पंख एवं गोकुर झील। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं अपन। प्राकृतिक तटबंध।
चौथा पॉइंट है प्राकृतिक, चौथा पॉइंट है प्राकृतिक तटबंध। देखिए प्राकृतिक तटबंध किसे कहते हैं, समझने की कोशिश करिएगा। ये सारी जो आकृतियां हैं, अधिकांश जो इस आकृतियां आप सभी देख चुके होते हैं, फर्क समझने का और उसको अपने शब्दों में जो लिखना होता है इसका होता है कि किस तरीके से अपन इसको बयां करें, किस तरीके से इसको लिखें अपने शब्दों में, ये डिफरेंट होता है। ये प्राकृतिक तटबंध आपने देखा हुआ है, किस तरीके से देखा हुआ है, देखिए कि जब ये मान लीजिए कोई नदी है, इस क्षेत्र में पानी इस तरीके से प्रवाहित हो रहा है। चलो मैं इसको दूसरे तरीके से बनाऊं पहले ताकि बेटर समझ में आए। ये मान लीजिए इस तरीके से इस भाग में भी कोई जो नदी है यहाँ तक प्रवाहित हो रही है, यहाँ तक हो गई मान लीजिए इस तरीके से ये नदी प्रवाहित हो रही है इस भाग में। अब क्या है कि नदी में काफी अधिक पानी आ रहा है और यहाँ पे क्या होता है कि नदी के साथ बहकर आए हुए जो जलोढ़क पदार्थ है, वनस्पति, जीव जंतु, ये सब जलोढ़क पदार्थ में आते हैं। यानी कोई वनस्पति है तो पानी में बह जाते हैं, पेड़ पौधे आपने देखे होंगे, कोई मरा हुआ जीव जंतु है तो पानी में बह जाता है। तो ये सब जीवांश या जो भी जलोढ़क पदार्थ है, जल के साथ जो भी बह के आ रहा सब जलोढ़क होते हैं। और क्या होता है कि जब इस नदी में पानी अधिक आता है तो जब ये देखिए सारे जलोढ़क पदार्थ इसमें जो बह के आ रहे हैं, ये जलोढ़क पदार्थ नदी का पानी कम होने पर, नदी का पानी कम होने पर इन किनारे वाले भागों पर जमा हो जाते हैं। आपने देखा होगा कई बार कि अपन देखने जाते हैं नदियां वगैरह, देखा आपने कि जो नदी के तट जो होते हैं, तटों पर जो सूखी हुई टहनियां, लकड़ियां वगैरह या फिर कोई जीव जंतु या जो कचरा वगैरह होता है, पन्नी वगैरह जो है, पॉलीथीन वगैरह, वो क्या है पेड़ पौधों में अटकी रहते हैं यहाँ पर। और उससे आपको क्या प्रतीत होता है, आपको ये प्रतीत होता है कि इस नदी में जब बाढ़ आई थी उस समय पानी यहाँ तक होके गया था, इस तरीके से आपको महसूस होता है। क्योंकि जो जीवांश है, जो तलछट है, जो जलोढ़क पदार्थ तटों पर जमा हो जाते हैं, जिससे आपको स्पष्ट होता है कि नदी में पानी यहाँ तक होके गया था। अब ये जो पदार्थ तटों पर जमा हो गए, ये लकड़ियां, पेड़ पौधे, जीव जंतु या जो भी पॉलीथीन वगैरह जो भी है, इन तटों पर ये जमा हो गए। इनके जमा होने को ही कहा जाता है प्राकृतिक तटबंध। इसी को प्राकृतिक तटबंध के नाम से जाना जाता है। इसकी लैंग्वेज क्या हो गई कि नदियों में बाढ़ के समय विभिन्न प्रकार की तलछट बहकर आती है और ये तलछट या जलोढ़क पदार्थ नदी के पानी के नीचे उतरने पर तटों पर या किनारों पर जमा हो जाते हैं। ये तलछट जमा हो जाते हैं किनारों पर, इसी को प्राकृतिक तटबंध के नाम से जाना जाता है। तो प्राकृतिक तटबंध भी आपके समझ में आ गया होगा। हाँ जी, ओके। देखिए जो ध्यान से सुनते रहेंगे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यदि ध्यान डाइवर्ट करेंगे आप तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पांचवा पॉइंट, बाढ़ के मैदान। देखिए कितना इजी पॉइंट है, सब सुने हुए देखे हुए पॉइंट है आपके। नेक्स्ट है बाढ़ के मैदान। देखिए बाढ़ के मैदानों का निर्माण किस तरीके से होता है, ये नदी है और इस नदी में जब बाढ़ की स्थिति होती है, इस तरीके से मैंने आगे तक धरातल बना दिया इसके, और इधर ये पेड़ पौधे हो गए, ये लो जी, यहाँ पे ये घर भी है कोई, सपोज कर लीजिए, इधर भी ये पेड़ पौधे हो गए, इधर ये कोई व्यक्ति भी है ना, इधर भी कोई रह रहा है, ये घर है और यहाँ भी कोई व्यक्ति है जो रह रहा है। समझिएगा ये नदी है। जब बाढ़ की स्थिति होती है वर्षा के टाइम पर, तो उस समय क्या होता है
ये जो नदी है, इस नदी में जब बाढ़ की स्थिति होती है उस समय ये नदी इन प्राकृतिक तटबंधों को तोड़कर, ये प्राकृतिक तटबंध है, इन प्राकृतिक तटबंधों को तोड़कर इस अपने क्षेत्र से बाहर दूर तक फैलकर बहने लगती है। इस तरीके से प्राकृतिक तटबंधों को तोड़कर अपनी मुख्य घाटी से, अपनी जो मुख्य घाटी है इससे बाहर दूर तक फैलकर बहने लगती है। कब बहती है? जब इसमें बाढ़ की स्थिति होती है। यानी जब इस नदी में बाढ़ की स्थिति होती है उस समय नदी प्राकृतिक तटबंधों को तोड़कर नदी की घाटी से दूर तक फैलकर प्रवाहित होने लगती है। अब क्या होगा? बाढ़ की जब स्थिति होती है तो आप सभी ने देखा होगा बहुत अधिक मात्रा में मिट्टी का अपरदन होता है, यानी बहुत ज्यादा मिट्टी का कटाव होता है। अब वो जो मिट्टी है इसमें जो बह के आ रही है, देखिए बाढ़ का पानी जो है प्राकृतिक तटबंधों को तोड़कर तटों से दूर तक फैल गया है, यानी दोनों तटों से बाहर दूर तक फैल गया है पानी। जब बाढ़ नीचे उतरती है यानी पानी कम होता है नदी में, अब ये पानी दूर तक तो जमा रहेगा, तो 5-7 दिन आपने देखा होगा ये पानी जो बाहर तक चला गया ये जमा रहेगा, और इस पानी के बाहर जाने के कारण साथ में जो मिट्टी बाहर जाती है वो मिट्टी यहाँ पर क्या है, जमा हो जाती है। यानी ये जो पानी जो बाहर जा रहा है ये अपने साथ जो मिट्टी को बहा कर लाया है वो मिट्टी भी क्या है, तटों से बाहर तक जाती है, और यहाँ पर जब बाढ़ का पानी उतरता है तो जो मिट्टी है तटों से बाहर दूर तक जमा हो जाती है, जिससे बाढ़ के मैदानों का निर्माण होता है। आपको लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि जब नदी में बाढ़ की स्थिति होती है उस समय नदी अपने प्राकृतिक तटबंधों को तोड़कर नदी अपने तट से बाहर दूर तक फैलकर प्रवाहित होने लगती है तथा अपने साथ बहाकर लाए हुए तलछट या जलोढ़ या मलबे को नदी अपने तटों से काफी दूर तक जमा कर देती है, और इस प्रकार जो मैदान निर्मित होते हैं उनको बाढ़ के मैदान के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा बाढ़ के मैदान। ओके, तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे डेल्टा। नेक्स्ट सलाह करती है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं डेल्टा। डेल्टा आप सभी जानते हैं इस तरीके की जो है आकृति होती है डेल्टा, त्रिभुजनुमा आकृति डेल्टा। ये नदी के द्वारा सबसे लास्ट में निर्मित शिलाकृति है, और इस शिलाकृति को पढ़ाने से पूर्व मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ सभी से। बाकी ये डेल्टा वाला जो टॉपिक है इसको अपन कल पढ़ेंगे।